अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन जारी थी स्वॉट एनालिसिस पे। हमने उसके एस्पेक्ट कवर कर लिए थे, एनालिसिस के रेफरेंस से भी, थोड़ी सी बात स्ट्रेटजी के रेफरेंस से भी हुई थी। एक छोटा सी क्लास एक्टिविटी की स्वॉट की और करते हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, ये छोटी सी एक्टिविटी है आपकी क्लास एक्टिविटी। इसमें मेरी रिक्वायरमेंट है परफॉर्म स्वॉट एनालिसिस ऑफ सी। ये एक छोटा सा केस है, इसमें हमें स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स आइडेंटिफाई करनी है। पर ये सिनेरियो को और नोट डाउन कीजिए, चारों हेडिंग्स के अंदर फैक्ट्स आइडेंटिफाई कीजिए रिलेटिंग टू SWOT। SW हमारा इंटरनल मैटर्स होते हैं, OT एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं। SW हमें प्रेजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, थिंग्स विच वी हैव, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और OT फ्यूचर के बारे में, थिंग्स विच वी कैन फेस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। SO की बात करें तो ये फेवरेबल फैक्ट्स होते हैं, और WT की बात करें तो ये अनफेवरेबल या प्रॉब्लम्स, इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। बुलेट पॉइंट्स में इनको आइडेंटिफाई कर लें, हर हेडिंग के नीचे बुलेट्स बना के लिख लीजिए।
स्ट्रेंथ वीकनेसेस की एक और पहचान मैंने शायद ये भी बताया ना, एक प्रेजेंट और फ्यूचर के रेफरेंस से भी जिक्र किया हुआ आपने। जो प्रेजेंट में है वो हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, और जो फ्यूचर में है वो हमारी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं। प्रेजेंट का पॉजिटिव पॉइंट इज अ स्ट्रेंथ, प्रेजेंट का नेगेटिव पॉइंट इज अ वीकनेस, फ्यूचर का एक्सपेक्टेड पॉजिटिव इज एन अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर का एक्सपेक्टेड नेगेटिव इज थ्रेट। हाँ जी, ज़रा लिस्ट डाउन करने की कोशिश करें हम। तो पहले स्ट्रेंथ में बताएं जी मुझे क्या क्या आ रहा है। वन बाय वन एक एक हाथ खड़ा करके बोलें जी। स्ट्रेंथ में जी बेटा बोलिए। एक्सक्लूसिव रोड परमिट्स, बिल्कुल ठीक है जी, ये हमारी स्ट्रेंथ है। एक्सक्लूसिव, यहाँ पे मैंने देखा कुछ बच्चों ने रोड परमिट लिखा हुआ है, तो रोड परमिट होना स्ट्रेंथ नहीं है, एक्सक्लूसिव रोड परमिट होना स्ट्रेंथ है। एक्सक्लूसिव रोड परमिट्स मतलब सिर्फ आपके पास रोड परमिट है, किसी और के पास नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और जी वाइड एरिया नेटवर्क आप कवर करते हैं, आपकी रीच सिंध के दूर दराज इलाकों में है, वाइड एरिया कवरेज आपकी है जी। और कौन जी, क्या जी? लो प्राइस। अच्छा आप जरा बताइए, लो प्राइस आपकी इस केस में इज इट स्ट्रेंथ? जरा तवज्जो से बेटा, हर बिजनेस को ना उसके सिनेरियो के लिहाज से चलना होता है। आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है, इसका मतलब आपका तो मोनोपोली है, यही है ना। और आपके पास लो प्राइस है, तो क्या हम इसको स्ट्रेंथ में गर्दानेंगे? इसको थोड़ा सा और आगे लेकर जाएं। उसने कहा गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है फेयर के, प्राइस तो लो इसलिए है गवर्नमेंट कंट्रोल रेट्स हैं। तो ये तो बल्कि आपकी वीकनेस है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फेयर रिजल्टिंग इन लो प्राइस। और ये इसको मजीद आगे ले जाओ, नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स है ना, इसलिए है वो, इसलिए कि लो प्राइस है। तो वो तो आपकी वीकनेस में जा रही है, लो प्राइस तो यहां पे बिल्कुल नहीं आती। ये वीकनेस की हम लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें हम कहेंगे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फेयर्स, ठीक है जी। फेयर्स है मतलब लो प्राइस है, ये हमारी वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है। इसलिए बेटा आपको मैंने रिपीटडली कहा हुआ है कि चीजों को कॉन्टेक्स्ट में लेकर चलना है। यही लो प्राइस एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होती, वहां पे आप शायद इसको स्ट्रेंथ कह सकते, लेकिन इस एनवायरनमेंट में जहां पे आप मोनोपोलिस्ट हो, लो प्राइस इज नॉट अ स्ट्रेंथ। कंबाइंड विद गवर्नमेंट कंट्रोल फेयर्स, कंबाइंड विद एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स, इट बिकम्स अ वीकनेस। स्ट्रेंथ में और पॉइंट बोलिए कि और क्या पॉइंट है स्ट्रेंथ में? दो लिखे। लार्ज फ्लीट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट बसेस, स्टेट ऑफ आर्ट से मुराद लेटेस्ट, हैविंग अप टू डेट टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटीज। सो लार्ज फ्लीट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट बसेस। और कुछ स्ट्रेंथ नजर आ रही है जी? गवर्नमेंट सपोर्ट सब्सिडीज की सूरत में आपको जो मिल रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट इन द शेप ऑफ सब्सिडीज। और जी सब्सिडीज के अलावा
टैक्स एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशन, ठीक है, ये आपकी आ गई। और जी चलें वीकनेसेस में कोई पॉइंट और देखें, 2 हमने लिख दिया, तो कोई और वीकनेसेस में पॉइंट है? हाँ जी, कैंसलेशन, बिल्कुल जी। आपके यहाँ पे उसने कहा ये लेट डिपार्चर एंड शेड्यूल कैंसलेशन, ये भी आपकी वीकनेसेस हैं। लेट डिपार्चर एंड कैंसलेशन, रूट कैंसलेशन, ये भी आपकी वीकनेस है। और जी चलें अब हम अपॉर्चुनिटीज की तरफ चलते हैं। जी अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या ऑप्शन है जी? दिस इज थ्रेट, ये आपने नहीं चलानी, गवर्नमेंट ने चलानी है। आप इंटरसिटी बस चला रहे हो, गवर्नमेंट इंटरसिटी ट्रेन चलाने लगी है, इट्स अ थ्रेट कि आपके जो पैसेंजर हैं वो बस की जगह ट्रेन में शिफ्ट हो सकते हैं, बिकॉज इट्स अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। थ्रेट ने आपकी इंटरसिटी ट्रेन है जी। निगोशिएशन कहाँ पे जी? The is considering to negotiate with government of Sindh to relax restriction on the fixation of fares. Is this opportunity? बिल्कुल ठीक है जी, negotiate with government of Sindh. For relaxation on fares, कि कीमतें थोड़ी बढ़ाने की आपको इजाजत दी जाए। और जी फ्यूल कॉस्ट, इंक्रीजिंग फ्यूल कॉस्ट, ये आपकी थ्रेट है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएंगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और ड्रॉप होगी। और जी एक और थ्रेट यहां पे जो हो सकती है, हमने यहां पे लिखा गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज दे रही है, विड्रॉल इसकी, फ्यूचर में गवर्नमेंट सब्सिडी देने से इनकार कर दे, कर सकती है ना, सब्सिडी तो गवर्नमेंट पॉलिसी है जो तो बदलती रहती है, ये कोई लॉ तो नहीं है जो नहीं बदलेगा। तो विड्रॉल, ये थ्रेट की बात करें तो एक बेनिफिट है जो आपसे कल को लिया जा सकता है, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। अपॉर्चुनिटी में आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स को बंद कर दो, नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स को आप बंद कर दें। अब यहां से आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ का चले जाना इज अ थ्रेट, वीकनेस को दूर कर देना इज एन अपॉर्चुनिटी। इसको इस एंगल से रिलेट करके आप देख सकते हो कि आपके पास एक स्ट्रेंथ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे ये स्ट्रेंथ आपके कंट्रोल में नहीं है तो जा भी सकती है भाई, ठीक है जी। तो इसको आपने सेट में ले लिया। वीकनेस आप अपनी मेहनत से दूर कर सकते हो, जो दिस बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी। नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स हैं आपके पास, आप अपनी मेहनत से इनको प्रॉफिटेबल भी बना सकते हो और इनको बंद करने का फैसला भी कर सकते हो कि नहीं भी हमारे बारे में नहीं आ रहे। सो नॉन क्लोजर ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स, क्लोजर भी कह सकते हैं इसको, मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल रूट आप अब इसको भी अपनी अपॉर्चुनिटी में डाल सकते हो कि आपका लेट, जो मैंने अभी आपको आइडिया दिया कि आप वीकनेसेस को रिमूव करना अपॉर्चुनिटी में जा सकता है और स्ट्रेंथ का लूज कर देना थ्रेट में जा सकते हैं। अब ये भी एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उसने प्रॉफिटेबल ना होने की एक वजह बताई ना, बल्कि ये खैर इसको इसमें ही लिंक कर सकते हैं आप, या बंद कर दो या मैनेज करके बेहतर कर लो, ठीक है। ये आपकी इसमें भी इसी को इसकी इलैबोरेशन में कवर हो सकती है कि आप अपनी लेट डिपार्चर को कंट्रोल करें, आप अपनी रूट कैंसलेशन को कंट्रोल करें, क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिटेबल होने की एक वजह उसने ये भी बताई हुई है कि भाई लोग आप पास कम आ रहे हैं आपकी इन हरकत की वजह से। अगर आप इनको कंट्रोल कर लें तो ये भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, एक तो प्राइस कंट्रीब्यूट कर सकती है रूट्स को प्रॉफिटेबल बनाने में, एक ये हरकत भी अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं इससे भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और जी कोई और अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, वीकनेस नजर आती है यहां पे हमें?
चलें जी, आई थिंक दीज आर इनफ। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। ये यहाँ पे पॉइंट्स अगर हम देखते जाएं, चले एक तरह इसको रिव्यू कर लेते हैं, कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया हो तो। एक्सक्लूसिव रूट परमिट, लार्ज स्टेट वाइड एरिया, स्टे फ्लीट वाइड एरिया रेस्ट्रिक्शन, रिलायंस ऑन सब्सिडीज, लेट डिपार्चर, अनप्रॉफिटेबल रूट्स, अपॉर्चुनिटीज ऑपरेट्स इन अनएक्सप्लोर्ड मार्केट, अदर प्रोविंस। ये हमने मार्क नहीं किया, उसने कहा अदर प्रोविंसेस में आपके पास अपॉर्चुनिटी है अदर प्रोविंसेस में भी जाने का। अभी आप सिर्फ सिंध में ऑपरेट कर रहे हैं, अदर प्रोविंसेस में भी जा सकते हैं और इंट्रा सिटी बस भी शुरू कर सकते हैं। मतलब फिलहाल आप सिंध के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, अब सिंध से बाहर जाना शुरू कर दो और आप इंट्रा सिटी विद इन सिटी कराची में, हैदराबाद के अंदर सिर्फ सर्विस देना शुरू कर दो। लोकल ट्रांसपोर्ट होती है उसमें भी आ सकते हैं। नॉन प्रॉफिटेबल रूट को अबंडन करना, बंद करना या मैनेज करना मैंने ऐड कर दिया था इसमें। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रेट नेगोशिएट करना, एक थ्रेट ये भी हमने आइडेंटिफाई कर ली थी और ये भी हमने आइडेंटिफाई कर ली थी। गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज फ्यूचर में विड्रॉ कर सकती है। अच्छा जी, चैप्टर 7 हम कंप्लीट करके अब हम चैप्टर 8 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर 7 और 8 कंबाइन टुगेदर हमारे जो 35 नंबर का पेपर होता है ना, उसमें से कम को 25 नंबर के करीब पेपर इन दो चैप्टर से ही आपका कवर हो रहा होता है। तो अगर आपने इन दो चैप्टर्स को अच्छे तरीके से किताब से पढ़ा है, प्रैक्टिस अच्छी राइटिंग आपने इसकी की भी है, तो 35 में से तकरीबन 25 के करीब मार्क्स आपको इन दो चैप्टर्स में से ही आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको इन दो चैप्टर के बगैर आप सोच भी नहीं सकते मैनेजरियल के एरिया में कोई पासिंग मार्क्स स्कोर करने के बारे में। हाँ, ये दो ग्रिप में ले लो तो आपके पासिंग मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है इस एरिया से। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस एरिया में भी पासिंग मार्क्स कम से कम ज़रूर स्कोर करें। फाइनेंस में हमारा स्कोरिंग रेट हाई होगा क्योंकि वो रिलेटिवली ईजियर पेपर सेट किया जाता है और रिलेटिवली उसमें बच्चों की परफॉर्मेंस ऑन एवरेज बेहतर रहती है। तो हम भी अगर उसी परफॉर्मेंस के हिसाब से चलें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें भी हमारे पासिंग मार्क्स से कम ना आए। अच्छा जी, इसमें डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हमें कवर करने हैं, इनको आप मॉडल कह सकते हैं या मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स कह सकते हैं, जो कि इन हेडिंग्स के तहत हमें किताब में गिवन है। हम इनको कवर कर रहे होंगे। कस्टमर नीड है, मार्केटिंग मिक्स 4P है, CSF क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, बेंचमार्किंग, वैल्यू चेन, रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंसी, रिसोर्स वैल्यूएशन एंड ये स्ट्रेंथ और वीकनेस है जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया था यहाँ पे, लेकिन हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आपके पास किताब में कॉलम चैप्टर 8 की हेडिंग इस सीक्वेंस में अवेलेबल है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे हैं सिवाय इस वैल्यू चेन के, जो एक प्रॉपर थोड़ा सा डिटेल्ड मॉडल है। तो इसके अलावा बाकी सारे मॉडल जो इतने भी हैं हेडिंग नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी सी डिस्कशन है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम लेके चलेंगे। अच्छा, किताब में तो आपके पास सीक्वेंस जो अवेलेबल है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम इस सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज करके पढ़े होंगे। हमारी स्टडी शुरू होगी इन एस्पेक्ट्स से, क्योंकि ये दो हेडिंग्स जो हैं हमें बाकी जो हमारी हेडिंग्स हैं उनको समझने में रोल प्ले कर सकती हैं। तो हम शुरू करेंगे अपनी डिस्कशन को रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसी की हेडिंग से और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी हेडिंग्स को भी टच करते जाएंगे। अच्छा, इन तमाम पॉइंट्स हेडिंग के रेफरेंस से हमने जहन में रखना है कि हमें तकरीबन हर एरिया में से, इसका पास्ट पेपर एनालिसिस चैप्टर के एंड पे मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके पहले हम एक दफ़ा फेमिलियराइज हो जाए पढ़ा क्या क्या है, तो उसके बाद जब आपको बताया जाएगा कौन कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ आया, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा आसान समझने में। तो इस चैप्टर के मैं पास्ट पेपर एनालिसिस को आपके साथ चैप्टर के एंड पे डिस्कस करूँगा। अच्छा, हम जैसे पढ़ते आए हैं, हमें पेपर में 3 एस्पेक्ट्स क्वेश्चन में टच होते रहते हैं। एक बेसिक लेवल इंट्रोडक्टरी या एक्सप्लेनेशन, एक एनालिसिस और एक स्ट्रेटजी या सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो तकरीबन सारे टॉपिक्स हैं ये सारे पहली 2 कैटेगरीज के हैं। इनको आप एक्सप्लेनेशन कह लो प्लस एनालिसिस कह लो। ये तमाम ही टॉपिक हमारे एक्सप्लेनेशन प्लस एनालिसिस कैटेगरी के हैं। ठीक है जी, ये सब के सब हमें एक्सप्लेनेशन प्लस एनालिसिस कैटेगरी के हैं। यहाँ पे हमें सोल्यूशन वाला काम नहीं रहेगा। तो और काफ़ी हद तक ये तमाम के तमाम टॉपिक इन 2 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते हैं।
क्योंकि चैप्टर हमारा है इंटरनल एनालिसिस पे। हम चैप्टर 7 में पढ़ के हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। ये इंटरनल एनालिसिस का हमारा चैप्टर है, और इस इंटरनल एनालिसिस में आपको पता है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये दोनों चीज़ें इंटरनली होती हैं। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को ही एनालाइज करने के लिए डिफरेंट आप कह सकते हैं एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। और हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे रिसोर्सेज और कंपिटेंसी से, और इसकी डिस्कशन को लेके हम आगे बाकी हेडिंग्स की तरफ मूव करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं रिसोर्स और कंपिटेंसी। दो हेडिंग्स की हमने बात की। ये दोनों टर्म बड़ी फ्रीक्वेंटली बिजनेस मॉडल्स और स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती हैं। इन दोनों टर्म्स को हम पहले वन बाय वन एलैबोरेट करते हैं, इनकी टाइप्स को, इनके क्लासिफिकेशन को समझते हैं, और फिर इनके रिलेशनशिप को बाकी जो हेडिंग्स हैं उनसे लिंक करते हैं। है बड़ी बेसिक सी बात। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स का हमें पता है ज़राए, ठीक है जी। और ज़राए को हम मज़ीद अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो ये शायद हमारे एसेट्स हैं जिनको हम बिजनेस में यूज़ करके कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर के लिए बनाते हैं। तो बिल्कुल अगर डेफिनेशन पर रिसोर्सेज आर द एसेट्स, इनपुट्स और टूल्स और ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन possesses and can leverage मतलब use to produce goods and offer services or achieve goals. So टेक्स्ट बुक डेफिनेशन सिंपल अल्फाज में, एसेट्स इनपुट टूल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, ओनरशिप में हैं, जिनको ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है गुड्स सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए कस्टमर को, या अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। अच्छा जी, इसमें मजीद आगे चलें, इसकी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमें किसी भी एस्पेक्ट पे एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के हिसाब से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। रिसोर्सेज कैन बी टेंजिबल, फिजिकल एसेट्स, इन्वेंट्री है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट है, ये फिर टेंजिबल एसेट की मिसाल है। कैन बी इंटेंजिबल, ब्रांड, कॉपीराइट्स, ठीक है जी, ये इंटेंजिबल है। पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेड स्किल्स, एक्सपर्टीज दैट योर HR ह्यूमन दे कंटेन, दे कैरी, ये आपके ह्यूमन रिसोर्स है। रिसोर्स नलायक बंदा रिसोर्स नहीं होता। रिसोर्स वही है जो आपको फायदा पहुंचा सके। हमने ये बात की ना, पर रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है? जिसकी मदद से आप गोल्स ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकें, जिसकी मदद से आप प्रोडक्ट या सर्विसेज दे सकें। तो आपका जो कंपिटेंट ह्यूमन रिसोर्स है वो आपका एक वो competent employee जो है that will be categorized as human resource. So skills, knowledge and experience of employees, ये है human resource. Then we have financial resources. आपके पास funds हैं, आपके पास cash, बैंक, पैसा या access to finance available है. This is financial resource. Financial resource का मतलब नहीं हर वक्त आपके पास पैसा पड़ा हो। अगर आपकी access to finance भी available है, even it is considered as financial resource. तो ये 4 broad types of फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा जी, फाइनेंशियल इन रिसोर्सेज के बारे में आता है कि इनकी नेचर स्टैटिक होती है। स्टैटिक मतलब फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और दे कैन बी मेजर्ड इजीली। एंड इनको डिफाइन करना हो, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज। रिसोर्सेज से मुराद ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है। सिंपल अल्फाज में What an organization has, possesses, वो हैं आपके रिसोर्सेज। अच्छा जी, रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन का एक और अंदाज। रिसोर्सेज ऊपर हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा, अब हम ये कह लीजिए क्लासेस ऑफ रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। इनको क्लासीफाई करने का एक और तरीका, हमें यह बाय डेफिनेशन पूछा जा सकता है थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज क्या हैं और यूनिक रिसोर्सेज क्या हैं।
थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज से मुराद होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो रिसोर्सेज जिनके बगैर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे अगर हम एजुकेशन सेक्टर राइस की बात करें तो रिसोर्सेज तो राइस के पास बिल्डिंग भी है, राइस के पास जनरेटर भी पड़े हैं, राइस के पास टीचिंग स्टाफ भी है, ह्यूमन रिसोर्सेज, राइस के पास मैनेजमेंट स्टाफ भी है, और क्या जी, एसेट्स के पास फिजिकल एसेट्स, ये बेंच वगैरह भी पड़े हैं। तो अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज, किन रिसोर्सेज के बगैर कॉलेज ऑपरेट नहीं कर सकता, तो शायद सबसे पहले तो बिल्डिंग आएगी। भी टीचर आ जाएंगे तो बाहर ग्राउंड में तो बढ़ना नहीं, आप लोग ने सर्दी में बैठ के हमसे, हैं वो ज़माने तो गए जब टाटों में बैठ के दरख्तों के नीचे पढ़ लेते थे आप। तो शायद बिल्डिंग इज़ आल्सो अ थ्रेशोल्ड रिसोर्स। यस, टीचर्स आर आल्सो थ्रेशोल्ड रिसोर्स। टीचर्स नहीं है तो इदारा ऑपरेट नहीं कर सकता। लेकिन शायद यही बात हमने कहीं पहले भी की थी कि अगर गार्ड अवेलेबल नहीं है तो क्लासेस एक्टिविटीज हमारी चल जाएगी, सर्वाइव तो इदारा कर लेगा, देर सेर हो जाएगी, चल जाएगा। हाँ, कैमरा अवेलेबल नहीं है तो यस, ऑनलाइन एजुकेशन हमारी सर्वाइव नहीं कर सकेगी, लेकिन फिजिकल एजुकेशन पार्ट ऑफ द एक्टिविटी सर्वाइव करेगी, पार्ट ऑफ द एक्टिविटी सर्वाइव नहीं करेगी। अब यहाँ पे फिर समझ लो कि कैमरामैन की अवेलेबिलिटी ऑनलाइन बिजनेस के लिए थ्रेशोल्ड है, लेकिन फिजिकल क्लासेस के लिए थ्रेशोल्ड नहीं है। अभी तो आप लोगों को फैसिलिटी मिल जाती है ना, कभी छुट्टी हो तो रिकॉर्डेड मिल जाती है, फिर ये होगा थोड़ी सी इंटरेस्ट आएगी, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी आपको, लेकिन फिजिकल तो चलती रहेगी अगर कैमरामैन नहीं है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कैमरामैन इज थ्रेशोल्ड रिसोर्स। और यूनिक रिसोर्स होती है अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी दैट कंपेटिटर्स डू नॉट हैव एंड वुड हैव डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग। यूनिक रिसोर्स कैन बी अ सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। थ्रेशोल्ड रिसोर्स बेसिक रिसोर्स हैं, सर्वाइव करने के लिए जरूरी हैं, और यूनिक रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जो कि कंपेटिटर की एक्सेस में नहीं है, कंपेटिटर उनको आसानी से हासिल नहीं कर सकते, और वो रिसोर्सेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कंपेटिटिव एज देती हैं। जैसे हम एजुकेशन सेक्टर में ही बात करें तो हर इदारे के पास जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उसके यूनिक रिसोर्सेज हैं। हर इदारे का सीएस सेक्टर में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो उस इदारे का यूनिक रिसोर्स है जो किसी दूसरे इदारे के पास नहीं है, और हर इदारे का वो एक एज का बाइस बनता है डिफरेंट कैटेगरीज में, और किसी दूसरे के लिए उनको हासिल करना डिफिकल्ट टू अचीव है। सो थ्रेशोल्ड सर्वाइवल के लिए चाहिए, और यूनिक रिसोर्स आपको कंपेटिटिव एज लेने के लिए चाहिए। कंपेटिटिव एज से मुराद स्टेइंग अहेड इन द कंपटीशन, स्टेइंग अहेड इन द कंपटीशन, तो उसको हम कंपेटिटिव एज कहते हैं या कंपेटिटिव एडवांटेज कहते हैं। जी, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज की टाइप्स क्या है, और रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन इनटू टू हेडिंग, थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज एंड यूनिक रिसोर्सेज, ये क्या है। अच्छा जी, फिर दूसरी हेडिंग इसके साथ जो हमने पढ़नी थी कंपिटेंसीज, हमने दो हेडिंग डिफाइन की थी, एक रिसोर्सेज और एक कंपिटेंसीज की। कंपिटेंसी से मुराद है आपकी स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज दैट अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली यूज इट्स रिसोर्सेज टू अचीव कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपिटेंसी का उर्दू तर्जमा करें तो ये बनता है अहलियत, ठीक है, अहलियत। अब आपके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को अगर आपको यूज नहीं करना आता, आप उन रिसोर्सेज से अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर पाते, तो ये नालायकी है। और अगर आपका जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल हासिल करते हो, उनको यूज करके आप कंपटीशन में आगे जाते हो अपने कंपेटिटर से, तो दिस इज कॉल्ड कंपिटेंसी, ठीक है जी। सो कंपिटेंसी, skills, abilities or knowledge that allow an organization to effectively use its resources to achieve competitive edge. अच्छा जी, इसकी टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपिटेंसीज, एक कोर कंपिटेंसी है और एक डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसी है। अच्छा, ये टाइप्स काफ़ी हद तक मिलती जुलती उससे हैं जो हमने अभी थ्रेशोल्ड और वो रिसोर्सेज पढ़ा और यूनिक रिसोर्सेज पढ़ा, तकरीबन वही उन्हीं के टाइप, उन्हीं की लाइंस पे क्लासिफिकेशन बनी हुई है। कोर कंपिटेंसीज, यूनिक स्ट्रेंथ्स दैट प्रोवाइड्स कंपेटिटिव एज
किसी इदारे की कोर कॉम्पिटेंसी उसकी यूनिक स्ट्रेंथ होती है विच प्रोवाइड्स कंपेटिटिव एज। जैसे हिस्टोरिकली मैं राइज से पहले जब दूसरे इदारों में भी पढ़ाता था, काफ़ी अर्सा पुरानी बात है, तो इन दैट एरा आई यूज्ड टू हियर अ लॉट अबाउट रेगुलरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ राइज टेस्टिंग सिस्टम कि जी राइज में टेस्ट बड़े रेगुलर। मतलब मैं इस राइज के कंपेटिटर जब होता था तो मैं तब की बात कर रहा हूँ, राइज के कंपेटिटिव इंस्टीट्यूट में जब पढ़ाता था तब की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी मुझे राइज की कोर कॉम्पिटेंसी जो पता थी कि भाई इसका ये जो सिस्टम है रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के लिहाज से और एक्सटेंसिवनेस के लिहाज से ये सिस्टम इसकी यूनिक स्ट्रेंथ है। मैं यहाँ पे आने से पहले 2 इदारों से मेरा ताल्लुक़ रहा, उन दोनों इदारों में मैंने इस यूनिक कोर कॉम्पिटेंसी, इस कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन सुनी। इसी तरह हम किसी और इदारे की कोर कॉम्पिटेंसी की बात कर सकते हैं, किसी और इंडस्ट्री की। यूनिक स्ट्रेंथ दैट प्रोवाइड कंपेटिटिव एज। यूनिक स्ट्रेंथ मतलब जो दूसरे के पास नहीं है, आपके पास है, आपको उसका एज है। जी बेटा, कोक का नाम, कोक का ब्रांड, कोई और कंपनी कोक जैसे फ्लेवर की चीज़ बना भी ले तो वो जो एज है आपका नहीं, लेकिन वो तो कॉम्पिटेंसी में, वो तो रिसोर्स में आ जाएगा। हम कॉम्पिटेंस की सॉरी बात करना चाह रहे हैं, वो रिसोर्स में चला गया था, मैं उसको उसमें मिक्सअप कर गया जी। कोर कॉम्पिटेंसी जो किसी और सेक्टर से अगर हम उठाना चाहें, कॉम्पिटेंसी, क्या कॉम्पिटेंसी है उनकी? रोल्स रॉयस कार की, हाँ जी बेटा, फिर वो देखें ना, वो तो आप रिसोर्सेज में इंटेंजिबल रिसोर्स की बात कर ली, वो गलती तो मैंने भी कर दी थी ना अभी, तो मैंने तो फौरन दुरुस्त कर लिया, कोक ब्रांड का नाम मैं ले लिया, मैंने उसको दुरुस्त कर दिया, मैंने कहा ये तो मैंने इंटेंजिबल रिसोर्स कह दिया है, ये कोर कॉम्पिटेंसी नहीं था। ठीक है, हाँ जी बेटा, कॉम्पिटेंसी मैं फिर कह दूं ये अहलियत को कहते हैं, और नॉर्मली अहलियत जो है वो कम्स फ्रॉम ह्यूमंस और सिस्टम्स। अहलियत इदारे की नहीं होती, इदारे की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि इदारे के पास रिसोर्सेज होते हैं, इदारे के पास कंपिटेंसी होती है, इन दोनों को मिलाएं तो मिलके वर्ड बनता है कैपेबिलिटी। रिसोर्सेज और कंपिटेंसी को मिला के आपकी कैपेबिलिटी एस्टैब्लिश होती है। जी बेटा, कोई बोलना चाहते हैं? किस बिजनेस की बात कर रहे? सॉरी दोबारा बोलिए। ये कोर कॉम्पिटेंसी है। आईफोन एप्पल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, R&D जो उनकी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। हर साल नया फ़ोन विद नया मॉडल उनका आ रहा होता है, और वो जो फीचर लेके आते हैं जनरली दे बीट देयर कंपैटिटर। R&D इज द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ द एप्पल। ठीक है जी, कोर कॉम्पिटेंसी जो कि आपको अपने कंपैटिटर पे एज देती है, और ये इसी कोर कॉम्पिटेंसी के सर पे ही एप्पल मार्केट में एक लीडिंग पोजीशन पे स्टैंड करता आ रहा है। इसमें दोबारा इसमें पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इनोवेशन आ सकती है, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस आ सकती है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ सकती है। अब हम ये नहीं कह रहे कि सैमसंग के पास R&D नहीं है, सैमसंग के पास भी R&D है, एप्पल के पास भी R&D है, लेकिन एप्पल की R&D उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है, उनको एज दिलवाती है बाकी सब ऊपर। अच्छा, इसी तरह अगर हम बस सर्विस में आ जाओ, ट्रांसपोर्ट सर्विस में आ जाओ, अब मैं बहुत ज़्यादा बसेस से ट्रैवल नहीं करता, बट यू मे बी नोइंग कि देयर मे बी सम ब्रांड ऑफ द बसेस हु हैज़ कोर कंपिटेंस इन द एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। मे बी मैं बड़ा एक नाम लेता हूँ, से डाइवो, दे मे बी नोन फॉर देयर एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, इसीलिए लोग उस पर सफ़र करते हैं। प्राइस उसकी बाकियों से 20-25-30% से ज़्यादा भी होती है, उसके बावजूद उस पर सफ़र करते हैं, क्योंकि दे हैव नो लेट
buses, they don't have cancellation, they have good service, they follow their time schedule, ठीक है. So उसकी बेस से हम कह सकते हैं कि उनकी सर्विस या ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी में हम ला सकते हैं बीच में, उनकी बेहतर है. ये उनकी यूनिक कोर कंपिटेंसी है. डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसी, हाईली डेवलप्ड कंपिटेंसीज दैट सेट एन ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम कंपेटिटर. ये थोड़ी सी बात आगे चली कि बहुत ही ज्यादा फर्क डाल दिया. अब हमने अभी बातों बातों में क्या कहा था कि कोर कंपिटेंसी R&D है एप्पल की, सैमसंग के पास भी है. लेकिन डिस्टिंक्टिव की हम बात करते हैं कि भाई इतना यूनिक कंपिटेंसी है जो बाकी उसके आसपास भी नहीं आते. जैसे मे बी टेस्ला गाड़ियां का बड़ा नाम सुनने में आता था, इलेक्ट्रिक ईवीज में बड़ी टेक्नोलॉजिकली बड़ी हाई एंड व्हीकल्स हैं, बाकी गाड़ियां उसके करीब भी नहीं आती. अब शायद आना शुरू हो जाए थोड़े अरसे में, लेकिन बाकी गाड़ियां उसके करीब भी नहीं पड़कती थी किसी ज़माने में. और शायद आज से 15 साल पहले एप्पल का हाल भी यही था. अब हम उसकी कोर कंपिटेंसी कह रहे हैं. आज से 15 साल पहले ये एप्पल का डिस्टिंक्टिव फीचर था कि उसकी हाई एंड टेक्नोलॉजी होना. ठीक है, तो डिस्टिंक्टिव फीचर कोई करीब भी ना फटके आपके, और कोर कंपिटेंसी यू आर हेड ऑफ कंपटीशन इन दैट फीचर. ये थोड़ा सा फर्क है, इन दोनों को ध्यान में रखें. अच्छा जी, हमने जैसे रिसोर्स के बारे में कहा था वो स्टैटिक होते हैं, तो यहाँ पे कंपिटेंसी के बारे में हम कह रहे हैं डायनेमिक है. डायनेमिक हैं, और इसमें क्या है, हाउ ऑर्गेनाइजेशन लेवरेजेस इट्स रिसोर्सेज. लेवरेजेस से मुराद मैं फिर एलैबोरेट कर दूं, यूजेस इट्स रिसोर्सेज, कैसे उनका फ़ायदा उठाती है एक ऑर्गेनाइजेशन. सो कंपिटेंस क्या है, इदारा अपने रिसोर्सेज से कितना बेहतर अंदाज में उनको यूटिलाइज करके उनसे फ़ायदा उठाती है. दिस इज competency. Efficient production, expertise in product innovation, outstanding problem solving abilities, ये examples हैं different आपकी competency की. मैं फिर कह दूं, competency primarily relates to your skills. ठीक है जी, competency और resources को अलहदा रखना भाई. रिसोर्स जिनको आप इस्तेमाल करते हो competency अहलियत के इस्तेमाल, इस अहलियत के साथ, रिसोर्सेज को अहलियत के साथ इस्तेमाल करना, ये कंपिटेंसी है. सो रिसोर्स टेंजिबल इंटेंजिबल उनको क्लियर करके आपने अलहदा रखना है. और कंपिटेंसी इज स्किल, एबिलिटी टू यूज दीज रिसोर्सेज टू अचीव योर गोल्स. अच्छा जी, कंपिटेंसी की ये कुछ डेफिनेशन के डिफरेंट अंदाज यहाँ पे बुलेट्स में दिए गए हैं. These are activities or processes in which an entity uses its resources. हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं. They are created by bringing resources together and using them effectively. Competencies are used to provide products or service which offer value to customer. Different अंदाज हैं, repetition भी होगी इनमें कुछ, लेकिन different जुमले हैं, इनमें से कुछ भी आपको याद रह जाएं उनको आप लिख सकते हो. A competency can be defined as an ability to do something well. A business entity must have competencies in key areas in order to compete effectively. It comes through knowledge and skills. ये competency को हमने मज़ीद different अल्फाज में, different अंदाज में elaborate किया. So resources and competency. अच्छा जी, threshold एंड कोर कंपिटेंसीज. अब हमें अगेन ये बातें एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, थोड़े एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि ब्रीफली डिस्क्राइब थ्रेशोल्ड एंड कोर कंपिटेंसीज. थ्रेशोल्ड एक्टिविटीज, प्रोसेस, एबिलिटीज दैट क्रिएट कैपेबिलिटी दैट आर सफिशिएंट टू मीट कस्टमर नीड्स. ये वही सर्वाइवल वाली बात आ गई. जैसे वहाँ पे हमने थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज की बात की थी, ये भी वही बात है. दे आर सफिशिएंट टू मीट कस्टमर नीड्स. एंड कोर कंपिटेंसीज आर एक्टिविटीज, प्रोसेस दैट क्रिएट कैपेबिलिटी ऑफ मीटिंग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड अचीविंग कंपेटिटिव एडवांटेज. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ने हैं. ये आपको जो नज़र आया था ऊपर CSF, ये एक टॉपिक हमारा है, इसको हम पढ़ेंगे. लेकिन फ़िलहाल आप इसके लिए इतना अगर यही जुमला याद कर लें. तो थ्रेशोल्ड जो कस्टमर नीड्स को पूरा करने में हेल्प करती है, और कोर कंपिटेंसी जो कि आपको कंपेटिटिव एज दिलवाती है. ये जनाब एस्पेक्ट हो गया. अच्छा, इनकी यहाँ पे बेटा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रिसोर्स और कंपिटेंसीज के लिए एक टेबल में हमने डाला हुआ है.
इन एस्पेक्ट से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आपका सवाल डिफ्रेंशिएशन पे भी आ सकता है कि इनको डिफ्रेंशिएट करो विद सम एग्जांपल्स या एक्सप्लेनेशन। तो ये आपके सामने एक टेबल में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इस टेबल को ज़रा वॉक थ्रू कर लें और फिर कोई पॉइंट क्वेश्चन अगर है तो पूछ लीजिए। रिसोर्स और कंपिटेंसी को अगर आपने समझना है तो एक बड़ी अच्छी तशबीह हम यहाँ से ले सकते हैं। एक किचन में चले जाएं तो तकरीबन हर घर के किचन में इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं टू कुक एनी डिश। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये बिरयानी पकानी है, तो बिरयानी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं किचन ए में भी पड़े हैं, बी में भी पड़े हैं, सी में भी पड़े हैं। अब किचन ए में मिस्टर ए जाएं, किचन बी में मिस्टर बी जाएं, किचन सी में मिस्टर सी जाएं, इंग्रेडिएंट तीनों जगह एक जैसे पड़े हुए हैं, तो क्या तीनों लोग एक जैसी बिरयानी बना के लाएंगे? बिरयानी बनाना किस चीज पे डिपेंड करता है? स्किल कंपिटेंस ऑफ द शेफ पे। तो रिसोर्सेज आर द इंग्रेडिएंट्स एंड कंपिटेंसी इज द स्किल्स ऑफ द शेफ, कि किस इंग्रेडिएंट को कब और कितनी मिकदार में यूज करना है टू गेट द डिलीशियस एंड टेस्टी बिरयानी। ठीक है, तो ये जनाब हम इसको इस अंदाज में याद कर लें तो ये भी एक तरीका है आसान करने के लिए चीज़ों को, कि रिसोर्सेज आर द इंग्रेडिएंट्स एंड कंपिटेंसी इज द स्किल्स ऑफ द शेफ, कि उनको किस कम्बिनेशन में, किस रेशियो में हमने यूज करके प्रोडक्ट बनानी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी जो एक हेडिंग है दैट इज़ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। आल्दो ये हेडिंग जो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, ये आपके चैप्टर की पहली हेडिंग है, लेकिन ये हेडिंग आप समझ नहीं पाते जब तक आप ये रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंसी को समझ ना लें। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने अगर पढ़ूँ किताब से, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी reflects the ability of an entity to use and exploit the resources available to it through the competencies developed in activities and processes it performs. The ways in which these activities are linked internally and externally and overall balance of core competencies across the entity. मतलब उसने इस पूरे जुमले में कैपेसिटी, अगर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी की बात की है, इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ एन एबिलिटी या कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू यूज इट्स रिसोर्सेज थ्रू इट्स competencies to achieve the competitive advantage. मैं फिर रिपीट करता हूँ, कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, strategic capability mean capacity of an organization to use its available resources through its competencies to achieve competitive advantage. ठीक है जी, ये चार चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी में जाती हैं। इनमें चूंकि आप कंपिटेंसी और रिसोर्सेज दोनों आने थे तो इसलिए मैंने पहले आपको कंपिटेंसीज और रिसोर्सेज पे बात थोड़ी कर ली,
और अब हम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी पे बात कर सकते हैं। ठीक है जी, कंपैटिटिव एडवांटेज लेने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपिटेंसीज की मदद से रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करती है। ठीक है जी, ये आपकी स्ट्रेटेजिक एबिलिटी है, इस पे हम बात करेंगे और फिर बाकी जो हमारी हेडिंग्स हैं उनको भी लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह कल से ऑनवर्ड। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।